कुल्लू जिले से हैं। कुल्लू और मनाली आपने सभी ने सुना ही है। और कुल्लू जनपद से आप हैं। वहाँ पे बजनार एक तहसील है और उसमें प्यारा-सा गाँव है पुजाली। तो पुजाली गाँव से आप हैं आदरणीय ठाकुर दास जी। और आज आप बताने वाले हैं कि अगर हम देखें प्राकृतिक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती की जो हम कदम-ताल शुरू कर रहे थे, काफ़ी समय पहले, तो हिमाचल प्रदेश ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाए। आज की स्थिति क्या है, ये आदरणीय ठाकुर दास जी को के माध्यम से ही सामने आएगी। किस तरह से किसान भाई वहाँ पे, किसान बहनें आगे बढ़ रही हैं प्राकृतिक खेती के लिए। और मैं समूचे सदन के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री ठाकुर दास जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ठाकुर राज जी को पहचान नहीं पाया दिनेश भैया, हम भी तो बड़े बड़े फॉर्म में हैं आजकल। हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बच्चा है। ठाकुर दास ही है ये ओरिजिनल। क्या बात है साहब, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चमक चमक बिल्कुल संतरे उसकी सेब जैसी चमक, बिल्कुल चेहरा और शरीर बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वागत। सदन के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम और आशा करता हूँ सभी भाई बहन स्वस्थ रहें, खुशी रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें और इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रणाम। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, मैं पुनः एक बार फिर मेरा अभिनंदन। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं सेमवाल जी कि मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जनपद के बंजार क्षेत्र से एक गांव पड़ता, छोटा सा गांव पुजाली, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपने जिले के संबंध में एक हल्का सा परिचय देना चाहता हूँ। मेरे जिले में, कुल्लू जिले में लगभग 12,500 सॉरी 12,890 किसान हैं टोटल। तो यहाँ बागवान जो है 64,973 हैं। इस कुल्लू जनपद की 5 उपमंडल हैं: कुल्लू, नगर, बंजार, आनी, नीरमंड। इस जिले की कुल पंचायतें 235 हैं और 172 रेवेन्यू और विलेजेज हैं। तो यहाँ इसका कुल क्षेत्रफल 5,503 किलोमीटर है। 903 कृषि योग्य भूमि 36,224 हेक्टेयर है। तो इस जिले में लगभग पूरी जो खेती या बागवानी, यह बागवानी पर आधारित है। खेती जो है यहाँ सह फसलें या पशु चारा इत्यादि इत्यादि के लिए ली जाती है। हिमाचल प्रदेश की 5,000
करोड़ की निवेश यहाँ बागवानी पर है। मेरे जिले में लगभग 500 के करीब प्राकृतिक खेती करते हैं। प्रदेश में 1,17,000 के करीब प्राकृतिक खेती करते हैं। उसमें किचन गार्डन भी है, उसमें बड़े बागवान या छोटे बागवान, ज़्यादातर छोटे बागवान, छोटे किसान वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें विरोधाभास है कि लोगों का मानना कि यहाँ प्राकृतिक खेती का रेट नहीं मिलता है या इसकी मंडी नहीं है। एक चर्चा का विषय, मैं अभी इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुख्य तौर पर प्राकृतिक इस खेती का एक छोटा सा एक मैंने परिचय यानी प्रिंसिपल कुछ इस तरह है। प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ हैं। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्पा। इसमें चर्चा बाद में करूंगा अगर कोई चाहता तो। और प्राकृतिक खेती के 4 ही स्तंभ हैं। सह फसलें हैं, मेड़ तथा कतारें हैं, स्थानीय केंचुओं की गतिविधियां और गोबर। ये प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ हैं। हमें खुशी होती है कि हाल में ही 25 जनवरी को 26 जनवरी को जो आदरणीय मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए पूरे देश में। हिमाचल सरकार भी इससे पीछे नहीं रही। हिमाचल सरकार ने भी इस वर्ष मक्की की खरीदारी की, प्राकृतिक खेती की, गेहूं की खरीदारी करेगी और देशी गांव संवर्धन में भी आगे बढ़ रहा है प्रदेश। आने वाले वक्त में जल्द ये प्राकृतिक खेती का एक हब बनेगा। हिमाचल प्रदेश और गुजरात तो मैं सुनता हूँ इस प्रदेश के किसान और बागवान समृद्ध होंगे खेती से। उससे पहले हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? आने वाली जो जनरेशन है उसको स्वस्थ और दीर्घायु, रोग मुक्त इसी खेती से रख सकते हैं। हिमाचल सरकार और भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई। अभी हाल में ही में 28 तारीख को
नवनी विश्वविद्यालय सोलन में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बागवानी का यूनिवर्सिटी है। उनके वाइस चांसलर जी डॉक्टर राजेश्वर चंदेल, उन्होंने मुझे बुलाया था। वहाँ पर अन्य देश के कुछ किसान थे और राष्ट्रीय जैविक खेती के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर गगनेश जी भी वहाँ उपस्थित थे। ये उनके सौजन्य से बुलाया गया था। उसमें कहा गया था भारत सरकार जैविक खेती गाजियाबाद जो पूरे देश को देख रहा है जैविक खेती के संदर्भ में, अब उन्होंने प्राकृतिक खेती भी जोड़ा है इसमें। उसमें क्या गया था डॉक्टर गगनेश के द्वारा, ये पूरे भारत में मुहिम चल रही है। हम देश में सभी ब्लॉकों में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे, कृषि सखियां बनाएंगे, पशु सखियां बनाएंगे, तो उनको मास्टर ट्रेन करवाएंगे। फिर पालमपुर यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन डायरेक्टर डॉक्टर विनोद ने मुझे चिट्ठी लिख करके बताया कि आप कुरुक्षेत्र गुरुकुल में चले जाएं, वहाँ से आप प्रशिक्षण लें दोबारा, और जो भी आने वाले या कृषि सखी है या पशु सखी हैं उनको भी ट्रेन कराने का काम करेंगे। मैं उनके कहने से कुरुक्षेत्र गया। अभी 28 तारीख को ही, मैं 29 तारीख को घर पहुंचा था। तक परसों में फिर दोबारा मुझे आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश की, जो देश की 7वीं आईआईटी है, वहाँ पूज्य पालेकर जी आए थे। कल तक मैं उनके बीच में था। वहाँ भी यही तय हुआ था कि आईआईटी मंडी, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जनपद में पड़ती है, वहाँ कृषि जो प्राकृतिक खेती जो है कृषि, वहाँ अपनाई जाएगी। गौ संवर्धन का कार्यक्रम होगा, वहाँ काम चला इसका। तो हाल में ही वहाँ तय हुआ है 14 जून से लेकर के 18 जून तक प्राकृतिक खेती का एक कार्यशाला करने जा रहे हैं। इसका निर्णय लिया गया। कुछ हिमाचल के, दूसरे प्रांतों के लगभग 700 प्रशिक्षु वहां उपस्थित होंगे। वो प्रशिक्षण लेंगे। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि ये शिमला कुरुक्षेत्र से छोड़ करके मेरे पास वाले जिले में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारे लोगों की एक उपलब्धि है। मैं डॉक्टर पालेकर का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इसको यहाँ रखा। मैं आभारी हूँ आईआईटी मंडी के हेड का,
जिन्हें इसको स्वीकारा में आभारी होगा उन 700 प्रशिक्षकों का जो इसको सफल बनाने में सहयोग देंगे। ये दिन दूर नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश का सेब, हिमाचल प्रदेश की नाशपाती, पलम, बादाम, एप्रिकॉट, खुमानिया घर बैठ करके ही बिकेगी। एक हब होगा, प्राकृतिक खेती का उत्पाद यहाँ घर में मिल जाएगा। और देश के भावी नागरिक हैं, उनको स्वस्थ और समृद्ध दीर्घायु बनाने में एक योगदान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। मैं तो पंचायतों में जाता रहता हूँ, जहां भी जाता हूँ वहां हम इस तरह की चर्चा करते हैं। जहां भी मुझे मंच मिल गया, मैं प्राकृतिक खेती को खुलेआम तौर कहता हूँ और प्रसार करता हूँ। लोग सुनते हैं मैं। और लोगों की इच्छा भी इस तरह की होती कि हम जहर मुक्त ना खाएं। मैं कई स्कूलों में जाता भी रहता हूँ, बुलाते भी रहते हूँ। मैं बच्चों से एक ही सवाल करता हूँ, बच्चों क्या आप जहर खाएंगे या नहीं खाएंगे? 3-4 स्कूलों में गया मैं, पिछले कुछ अरसे से जा रहा हूँ, जाता भी हूँ। तो बच्चे खुले दिल से कहते हैं कि हम अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने अभिभावक को यही संदेश देंगे कि जहर नहीं खाना चाहिए। मैं उन भावी नागरिकों के विषय में जो ऐसी सोच रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आने वाला समय जो है इस ओर तत्पर है और वो भावी किसान, बागवान, भावी नागरिक इसकी ओर कदम बढ़ाएंगे, बढ़ा भी रहे। हिमाचल प्रदेश बागवानी के क्षेत्र में माना ताना है, फिर भी हमें दुख होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ने यहाँ एक जहर का एक बीज बोया, उससे दुख होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या, वो ये बीमारियां जो जितनी भी है ये आई नहीं, लाई गई है। मेरा हिमाचल प्रदेश के सभी बागवान किसानों का आह्वान है कि वो इन चुंगल से बचे और ये जहर फैलाने वाले तत्व जो है भ्रमित न हो और प्रदेश जहर मुक्त हो, स्वस्थ हो
लंबी आयु जिए। इसमें भारत सरकार भी पीछे नहीं है। मिलेट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सी जगह जो हाइट के क्षेत्र है वहां आज भी मिलेट उगाए जाते हैं, खाते भी हैं, प्रसार भी करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर मैं सदन के सभी गणमान्य व्यक्तियों, महानुभावों को फिर एक बार धन्यवाद प्रणाम करता हूं जिनने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आदरणीय, आपने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती की किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और इस क्षेत्र में क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, ये बात रखी सदन के सामने। और बहुत समय से सदन में आपकी आवाज़ गूंज रही है, यानी आज काफ़ी समय बाद, काफ़ी अंतराल बाद हम आपको सुन पा रहे हैं। और क्या तैयारियां आपने की, एक योगाहारी सदस्य होने के नाते हमें गर्व है कि आप बहुत सारे क्षेत्रों में प्रशिक्षक के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपने जानकारी दी, जो मालूमात आपने यहाँ पे रखी हैं, ये आने वाले समय में प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और ऐसा प्रदेश जो कि बागवानी पर निर्भर है, जहाँ की आजीविका बागवानी से चलती है और जहाँ के फल पूरे देश में जाते हैं, वो फल शुद्ध और विषमुक्त होकर के आगे बढ़े, इसके लिए कदम-ताल हिमाचल के किसानों के द्वारा, बागवान भाइयों के द्वारा हो रही है। और इसी क्रम में जब आपने अपनी बात रखी है, सबसे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर को निवेदित करूँगा कि कृपया आएँ और इस वार्ता में सम्मिलित होएँ। नमस्कार सभी को, बहुत सुप्रभात। बहुत सुंदर आज का हमारा सत्र चल रहा है। आज के मुख्य वक्ता ठाकुर दास जी का बहुत अभिनंदन। मुझे याद है कि आपने जब अपने खेत सेब के बागान का वीडियो दिखाया था इसी कार्यक्रम में, तो बहुत उत्साहपूर्वक आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको कार्यों का अभिनंदन करते हुए, और उससे पहले जूली जी ने जिस प्रकार से योग कराया, आज भी बहुत दिनों बाद, वो भी आज बहुत दिनों बाद इस सेशन में आई है हमारी योगाहार में। और मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि आज हमारा एक तो अक्षय तृतीया का त्योहार है, एक शुभ दिन है। आप दोनों लोग इस शुभ दिन में आए, आपका बहुत अभिनंदन। शुभ दिन हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि कल यानी कि 1 तारीख को हमारा जो है 2 तारीख को हमारा योगाहार के 4 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। उस अवसर पर भी सभी जो योगाहारी सदस्य हैं, जो भी हमारी इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए, उनको भी प्रणाम करते हुए, हम जो अपना इस बार का योगाहार का सत्र बना रहे हैं, मैं उसका एक बैनर अभी बना हुआ है। मेरा अनुरोध रहेगा दिनेश जी से कि वो बैनर को सबको दिखा दें, तो हमारी जो तैयारी है उसके बारे में भी आज हम थोड़ा-सा समय बता भी देंगे। और मुझे लगा कि आज का दिन हमें बताना अच्छा है, एक शुभ दिन है, और आप सब लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। और उसकी थीम क्या होगी उसके बारे में भी दिनेश जी बताएँगे। और हमने जो उसमें उस दिन जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो जो चर्चा होगी और जो बात रखी जाएगी, वो बीजों के ऊपर होगी।
वैसे तो हमने बीज के ऊपर एक किताब का भी संकलन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी किसान सम्मिलित हैं और अन्य राज्यों के कई राज्यों के किसानों की केस स्टडी उसमें सम्मिलित की गई है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि हमें सबको बुलाने का और बोलने का तो अवसर नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी जो लोग उपस्थित होंगे, मतलब जो लोग आएँगे, उनसे भी 2-2 शब्द देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर दिनेश जी अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा योगाहार का बैनर है। ये योगाहार का बैनर जो 2 मई के लिए हमने बना दिया है। इसको संभवतः आज इसको डाल भी देंगे और इसके साथ ही हम ये भी प्रयास करेंगे कि अब ये देखिए बैनर में हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है। इस पेड़ में कई तरह के फल नज़र आ रहे हैं। कई तरह की उसमें चीज़ें करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, योग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत माता का झंडा भी उसमें लहरा रहा है और उसमें किसान खेती भी कर रहा है। तो ये एक जिसको कहते हैं कि एक सांकेतिक रूप में हमारी योगाहार की यात्रा को भी कहीं न कहीं प्रदर्शित करने का प्रयास हो रहा है। तो ये एक संकेतक है कि हमने योगाहार का जो बीज बोया था, योगाहार के माध्यम से जो बीज बोए थे, उसमें सभी लोगों ने योगदान किया है। उस वृक्ष को यहाँ तक के लाने के लिए जो बीज बो गया उसमें अनेक तरह के जो है फल और वो एक ही पेड़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारा योगाहार कार्यक्रम भी इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। न केवल खेती में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इन विचारों के बीजों ने का जो बुआई हुई है, उसका फल हम देख रहे हैं अपनी जागरूकता में, अपनी मानसिकता में, अपने व्यवहार में, अपने आहार में, कई तरह से हमारी ज़िंदगी में ये जो वृक्ष है, इससे हमें सबको फ़ायदा हुआ है। जो भी इसमें तन, मन, धन से लगे रहे श्रद्धापूर्वक लगे रहे, निश्चित रूप से उनको फ़ायदा हुआ। योग में की बात करें, चाहे आहार में बात करें, चाहे अन्य विषय के ऊपर बातचीत करें। तो ये आज का हमारा जो योगाहार का सत्र है, 2 तारीख का जो हमारी तैयारी है, वो इस तरह की है। आप सबसे अनुरोध है कि आप उस दिन 2 तारीख को स्वयं भी और अपने साथ के जितने भी और साथी हैं जो कि इस चीज़ में रुचि रखते हैं और किसी कारणवश जो साथी निरंतर नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, वो भी अपना आएँ, सम्मिलित हों और सब सब एक-दूसरे से मिल-जुल करके अपनी इस यात्रा की जो यात्रा है, उसको अनुभव करने का प्रयास करें। और इतना कह के मैं अभी तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसमें अगर कोई बात छूट गई है, तो उसको फिर हम हमारे बाकी साथी भी चर्चा कर सकते हैं। हालाँकि विषय आज हिमाचल और जैविक खेती के ऊपर था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये जो विषय है, हमारी यात्रा का जो विषय है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हम आज भी और कल भी हम ज़रूर चर्चा करते हुए अपने 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 अनुभवों को आगे साझा करेंगे। मैं ठाकुरदास जी का जो अपना जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का अनुभव है, निश्चित रूप से जो कार्य जिस तरह से हो रहे हैं और जो भी अनुभव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, वो हमारे सबके लिए सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि जो बात कही थी कि हम अपने न शुरुआत ये हुई थी कि पहले हम खुद ज़हर वाला भोजन नहीं करें और बात अब यहाँ भी आगे बढ़ रही है कि कैसे हम बिना ज़हर का भोजन दूसरों को भी खिलाएँ। और दूसरों का मतलब केवल तात्पर्य केवल मानव ही नहीं है, इसके अलावा प्रकृति के जो अभिन्न अंग हैं उनको भी वहाँ पर भी ज़हर नहीं पहुँचे, इस विषय पर भी हमारे सभी साथियों को चिंतन और एक कार्य करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं कि केवल हम सुखी रहेंगे, मानव जाति ही सुखी रहेगी, तभी हमारी सृष्टि जो है आगे चलती रहेगी। हमने इस विषय पर पहले भी चर्चा की है और सबके विचार भी सुने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस विषय पर भी गंभीरतापूर्वक सोचें और कार्य करने की तरफ आगे बढ़ें। आज की जो चर्चा है उसमें हम निश्चित रूप से जैविक और प्राकृतिक खेती को के महत्व को हम बार-बार समझते हुए उस पर कार्य करने की जो
हमारे जो हम कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास निश्चित रूप से करें। और मैं इस अवसर पर ये भी बताना चाहूँगा कि हमने लगभग 2 वर्ष पहले जो नेपाल में जाकर के एक हमारे टीम में भुवनेश्वर राय जी ने और की टीम ने एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था दिया था वहाँ के कृषकों को। कल उनकी सारी टीम यहाँ पर आई, नगर पालिका की सारी टीम आई और पुनः उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि अब हमने अपने जो 37 लोगों को प्रशिक्षित किया था, उसकी वजह से अब हम उन्होंने करीब 500 हमारे नगर पालिका के किसान वहाँ पर जैविक खेती को कर रहे हैं। फिर भी हमें ज़रूरत है कि हम पुनः वहाँ पर इसको पूर्ण रूप से अपनी नगर पालिका को हम पूर्ण रूप से जैविक की तरफ बढ़ाने का अपना कदम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे सहयोग की ज़रूरत है। मैंने उनको अपने तरफ से आश्वासन दिया और साथ में ये भी कहा कि हमारे सदन के बहुत सारे कृषक और साथी का जो भी सहयोग मिल सकता है ऑनलाइन रूप में, वो हम निश्चित रूप से आपके नगर पालिका के प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान करने में, विचारों का आदान-प्रदान करने पर हम निश्चित रूप से आपको सहयोग करेंगे। तो ऐसा हमारा विस्तारीकरण का कार्य भी निरंतर चलते जा रहा है और निरंतरता के साथ हम अपने कार्यों को जब हम कर रहे हैं, तो हमें नए-नए अनुभव भी सामने देखने को मिल रहे हैं और प्रगति धीरे-धीरे हो रही है, लेकिन एक ठोस रूप से भी होती नज़र आ रही है। ऐसा मेरा अनुभव है और क्योंकि कई बार जब हम लोग बातचीत करते हैं, कई तरह के किसान आते हैं। कुछ किसान हमारे पास आते हैं, वो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। उनको क्विक रिज़ल्ट चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। जबकि प्राकृतिक खेती में तुरंत रिज़ल्ट नहीं आएँगे। उसको आपको सोच समझ करके अपने मन को, चित्त को और उसको उसमें ध्यान रखते हुए, कई सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ बनाते हुए तब जाकर के हमारी जैविक और प्राकृतिक खेती के कार्य में हमें कुछ आशा की किरण नज़र आती है। और ज़रूरी नहीं कि हर बार में हमें सफलता ही मिले। हमें कई बार हमने देखा कि हम असफल हुए हैं, कई बार-बार असफल हुए हैं। तो उससे सीख कर के हम अपने कार्यों में जब सुधार करते हैं, कार्यों में हम उसको देखते हैं कि हमें असफलता क्यों मिली या इसमें सफलता किस कारण से आई होगी। तब हम उस चीज़ को बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को संपादित कर पाते हैं। तो ऐसा जब हम कार्य कर रहे हैं, तो ये विचारों का आदान-प्रदान इस युगार मंच के माध्यम से बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को समझते हुए और जो हम सोच रहे हैं, उसको सही दिशा में ले जाते हुए कार्य करें। तो इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के हमारे मुख्य वक्ता ठाकुर दास जी को और जूली अग्रवाल जी को बहुत-बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो एक रूपरेखा आपने खींची है, आदरणीय ठाकुरदास जी की वार्ता के साथ योगाहार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर 2 मई को जो ऑनलाइन प्रोग्राम होने जा रहा है, उस पर भी एक बात ही लागू होती है, एक ही बात लागू होती है कि उसका सिंबल भी एक ऐसे फलों का वृक्ष है, जिससे अ, बहुत सारी फसलों की विविधता प्रदर्शित होती है और आदरणीय ठाकुरदास जी ने भी वही बात रखी है कि वो जो बागवानी के लिए जाने जाने वाला हमारा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी इसी राह में मजबूती के साथ, शुद्धता के साथ और विश्व मुक्तता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों विषय एक जैसे विषय हैं और एक जैसे इसलिए भी हैं क्योंकि योगहार एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे उम, अलग-अलग विषयों की विविधता झलकती है, देखने को मिलती है, चाहे स्वास्थ्य से लेकर के योग, प्राणायाम, ध्यान या खेती की विविधता, खेती की जो प्रणालियाँ हैं, उसकी विविधता भी योगाहार कार्यक्रम में सभी सदस्यों के योगदान से
भागीदारी से देखने को मिली है और संभवतः इसी में हमारी सफलता झलकती है कि किसी ने कुछ न कुछ योगाहार के कार्यक्रमों से सीखा है, सुना है, उसका प्रसार किया है और इस डगर में, इस पथ में सभी आगे बढ़ रहे हैं। आज जबकि हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय ठाकुरदास जी ने हिमाचल में प्राकृतिक खेती कैसे आगे बढ़ रही है, ये बात रखी और आदरणीय पवन सर ने बात रखी है कि 2 मई को जो आयोजित होने वाला हमारा उत्सव है ऑनलाइन योगाहार का कि चतुर्थ वर्ष 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 5वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है। तो ऐसे अवसर पर आदरणीय सदस्यों के मन में भी कुछ अवश्य ही अ, कौतूहल हो रहा होगा, कुछ कहना चाह रहे होंगे। हो सकता है वो प्रश्न पूछना चाह रहे होंगे आदरणीय ठाकुरदास जी से। प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन फलों जरूर जरूर जरूर। जी, तो और आदरणीय ठाकुरदास से ऐसे प्रश्न होंगे या फिर योगाहार कार्यक्रम में अधिक से अधिक वे उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो लोग बहुत कम जुड़ पा रहे हैं या बहुत दिनों से नहीं जुड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आदरणीय सभी सदस्यों से ये निवेदन करूँगा कि आप हैंड रेज़ करके भी अपने प्रश्न रख सकते हैं या फिर अपनी बात रख सकते हैं इस अवसर पर। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसी क्रम में जब तक हैंड रेज़ आते हैं तो मैं क्योंकि 2 बातें सामने आ रही हैं और वो आ रही हैं हमारी प्रकृति के लिए, हमारी प्राकृतिक खेती के लिए, हमारे स्वास्थ्य की प्रकृति को लेकर के, हमारे योगाहार कार्यक्रम के 5वें वर्ष में प्रवेश और आदरणीय ठाकुरदास जी की वार्ता को लेकर के भी। तो इन सभी बिंदुओं को देखते हुए मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब तक पहुँचता हूँ, वो अपनी बात रखें और तब तक हैंड रेज़ भी हो जाएँगे तो आसानी हो जाएगी मुझे आप सब तक पहुँचने के लिए। जी, बहुत-बहुत शादिबाद आदरणीय दिनेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये उमाशंकर जी म्यूट कर लें आप, आदरणीय उमाशंकर जी। जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, आज सबसे पहले तो हमारी तिनसुकी आसाम से जूली बहन जी ने बहुत ही योग कराया, बढ़िया सुंदर योग कराया और जब वो आती हैं तो अपने पूरी टीम को इस योगाहार कार्यक्रम में जोड़ती हैं, बहनों को, तो उनका बहुत-बहुत शादिवाद। इसी तरह से हम सब इसी अपेक्षा के साथ ही हम जो है योग शिक्षकों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे सारे जो भी योग कर रहे हैं विभिन्न-विभिन्न राज्यों में, जिलों में, सभी भाई-बहन इस योगाहार कार्यक्रम से जुड़ते रहें। दूसरा जो है इसी कार्यक्रम में जैसे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, भजन भी होते हैं, कीर्तन भी होते हैं, ये भी जो है योगाहार कार्यक्रम में चलता है। ऐसा जो है इस कार्यक्रम में हम भारत के इतिहास, महान पुरुषों की चर्चाएँ करते हैं। हम जो है सनातन धर्म की चर्चा करते, भारतीय शिक्षा पर चर्चा करते, संस्कृति पर हम सभी विषयों पर इस हर कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ। आज के चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता आदरणीय ठाकुरदास जी हिमाचल प्रदेश कुल्लू से मनाली से हैं, जिन्होंने सेब की खेती की है। सेब पर जो उन्होंने किसानों को बहुत कई बार प्रशिक्षण दिया है और हम सबको प्राकृतिक जैविक खेती कैसे करते हैं, उन्होंने जो अपना मार्गदर्शन दिया। आदरणीय पवन कुमार जी ने जो बोला है कि नेपाल में नगर पालिका में जो कार्यक्रम हुआ था उसको अब जो है पुनः वो चाहते हैं, क्योंकि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे भारत में जो कार्य कर रही है प्राकृतिक जैविक खेती के ऊपर, कौशल विकास के ऊपर और विभिन्न विभिन्न आयाम के ऊपर, परम सिद्ध आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, तो निश्चित जहाँ भी काम करती है वहाँ अपनी छाप छोड़ती है। अन्य जगह भी हमारे मध्य प्रदेश में भी और जो है फसल विविधीकरण और परंपरागत कृषि विकास योजना के जो कार्य चल रहे हैं, निश्चित किसानों को दिशा मिल रही है और समाज को की दशा बदलेगी। मैं चाहूँगा जैसा दिनेश जी ने कहा है कि 2 मई को योगाहार कार्यक्रम का वार्षिक उत्सव निश्चित ऐसा कहते हुए और इसको चलाते हुए इन सभी भाई बहनों का हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आभार करेंगे और एहसान मानेंगे कि 4 साल होने को जा रहे हैं। कल परसों 4 साल हो जाएँगे 2 तारीख को। 4 साल में एक भी दिन हमारा गैप नहीं है।
एक भी दिन योगाहार कार्यक्रम को रुका नहीं है, और सारे भाई बहन इस कार्यक्रम को जुड़े रहते हैं, और जो इसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं उन सबको लिए मैं पुनः आभार ज्ञापित करता हूं, और उसको प्रणाम करता हूं, उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूं, और इस देश के सुखद और के लिए कामना करता हूं। जो आज पुलवामा, कश्मीर जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर भी हमें विचार करते हुए अपने अपने जहाँ जहाँ हम जिनको मिलते हैं, समाज में जाते हैं, घरों में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, अब हमको सुरक्षित व्यक्तिगत रूप से कैसे रहना है, कैसे सजग रहना है, इन पर भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। और मैं धनेश जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं आदरणीय ठाकुरदास जी सहित सभी उपस्थित जनों का मैं हार्दिक वंदन और नमन करता हूँ। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने योगाहार के उस स्वाद को सामने किया है, जिस स्वाद की अ, साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और विविध तरह के रस इसमें हैं, विविध तरह के कार्यक्रम इसमें हैं, और हनुमान चालीसा से लेकर के और हमारी अन्य गतिविधियों के साथ जो बातें रखी गई हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। जो 2 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें अ, भी ये झलक मिले किसी के माध्यम से, तो ये भी संभवतः हो सकता है कि एक सार के रूप में संक्षेप में 2-3 मिनट में और तीव्र गति के साथ ये बात रखी जाए तो ये और अच्छा रहेगा। साथ में इस बार योगाहार की जो थीम है वो बीजों पर है, जैविक बीजों पर। लेकिन जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि जैविक बीज जो कि खेती के बीज, जो फसलों के बीज, जो फलों के बीज हैं, उसके साथ-साथ हमारे विचारों के बीज भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने कहा है कि विचारों के बीज जिन्हें कि हमारे आदरणीय योगाहारी सदस्य लगातार बोल रहे हैं, वो आवश्यक हो जाते हैं। चाहे आदरणीय डॉक्टर आर्य जी के बारे में कहा जाए, या डॉक्टर संतोष कुमार जी के बारे में कहा जाए, या आदरणीय पटेल जी के बारे में कहा जाए, सभी के जो विचारों की जो विचार क्रांति है, उसके बूते आने वाला भविष्य स्वर्णिम होने वाला है, ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं, शुभकामनाएँ भी देते हैं। तो बीजों पर, और साथ में हमें जो योगाहारी सदस्य ऐसे कि जो कि बीज रक्षक के रूप में सामने आए हैं, बीज संरक्षक और बीज उत्पादक के रूप में सामने आए हैं, तो वो सदस्य भी उपस्थित रहेंगे, ऐसी भी आशा की जा रही है। साथ में एक छोटी-सी बुकलेट बीजों पर जो तैयार हो रही है और हो चुकी है, उस पे भी चर्चा होगी। ऐसा भी इस कार्यक्रम में सामने आएगा, और साथ में अन्य बातें हैं। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी जी ने डॉक्टर्स के साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ और ऐसे योगी जनों के साथ जो कि स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, उस पर भी बहुत अच्छी स्टोरीज़ तैयारी की हैं। तो उस दिन वो भी इस सूचना को, इस बात को, इस पुस्तक की कहानी को, यानी एक डॉक्टर्स की कहानी को साझा करेंगे, और साथ में अन्य बातें भी होंगी। साथ में ये भी रहेगा कि सभी आदरणीय सदस्य संक्षिप्त में, एक शब्द में योगाहार की शुभकामनाएँ देंगे, क्योंकि बहुत सारे सदस्य होंगे, तो समय का भी हमें ध्यान देना होगा। ऐसी बातें मन में आ रही हैं, और इसी बात के साथ में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज़ भी था, और आप आदरणीय ठाकुरदास जी से और अन्य सदस्यों से बात साझा करना चाह रहे हैं। आपका स्वागत है। तत्पश्चात आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को भी मैं आह्वान करूँगा। पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर। जी ओम सर, मैं अभी बस में जाऊँगा तब मैं अपनी बात कहूँगा। जी, जी। आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत अच्छी पहल है कि 4 वर्ष लगातार अविरत हम सबके प्रयासों से और सबको मिलकर एक अभ्यास वर्ग जिसको बोलेंगे, क्योंकि अभ्यास ही होता है हर वर्ग में, तो ये अभ्यास वर्ग 4 साल तक चलना और उसमें विविध विषयों को सम्मिलित करना, उस पर खुले दिल से चर्चा करवाना और विरोधी मतों का भी आदर करना, यह जो बात है, यह विरला जो वर्ग है वही योगाहार का प्रोग्राम है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी उपलब्धि है ये, और इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि
एक जैसा आप बाकी तो पब्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन पीछे भी हमने कहा था, शायद वो हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, तो उसमें पहल करनी चाहिए कि ये 4 वर्षों में जो अलग अलग वक्ताओं ने विषय दिए हैं और वो विषयों पर जो चर्चा की है, तो उसकी अगर सूची अपन प्रस्तुत कर पाए, ऑनलाइन ही सही, बाद में पब्लिकेशन होते रहेगा, लेकिन कौन से डेट्स को क्या क्या विषय थे, उसके कौन वक्ता थे और उसका कांटेक्ट नंबर, ताकि ये ऐसा एक स्क्रिप्ट बन जाएगी कि उसका जो उपयोग है बाकी जगह पे भी, जो वक्ताओं को बुलाना है या उस पर चर्चा करवाना है, जिसको हम एक्सटेंशन का प्रोग्राम बोलते हैं, तो उसके लिए वक्ताओं की लिस्ट जो है वो और जनों को भी उपलब्ध रहेंगी। और हम जो विस्तारीकरण चाहते हैं, तो विस्तारीकरण का एक कदम होगा, तो इसका ध्यान रख के कि डेट वाइज जहाँ जहाँ गैप रही तो गैप रहेंगे, कोई हरकत नहीं है, लेकिन हम 1200 डेट की एक सूची यदि बनाते और उसमें अगर 500-700 भी अगर आज आ गए, बाद में उसमें गैप फिलिंग होते रहेगा, तो ऐसी सूची अगर हम बना सके तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि है 4 वर्ष के संदर्भ में होगी। और उसके एनालिसिस के आधार पे हमने 4 वर्ष में कौन से सब्जेक्ट्स को कितना अध्ययन किया है, क्या किया है, उसका एक स्टैटिस्टिक्स भी बना सकते हैं अपन, और वो भी हम सबके सामने रख सकते हैं। यह एक प्रस्ताव था। दूसरा बिंदु ऐसा है कि 4 वर्षों का अगर हम लेखा जोखा देखें, तो बहुत सारे विषयों को लिया गया है, तो निश्चित रूप से कुछ प्लस माइनस तो होता ही है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमेशा यहाँ इस मंच की पहल रही है, और पवन सर ने भी बोला है, बाकी वक्ताओं ने भी बोला है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पुराने संदर्भ जो थे वो पुराने हो गए, 10-15 साल के पहले के प्रोग्राम जो थे वो हो गए, लेकिन आज अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं, इसके संदर्भ में यदि चर्चाएं इस आगे होती रहेंगी, तो वो ज्यादा उपलब्धि और विस्तारीकरण में ये उसका उपयोग होगा। तो पुराने रेफरेंसेस रहे, पुराना इतिहास रहे, पुराने एक्सपेरिमेंट्स रहे, जो भी रहे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या करना चाहिए, इस पर यदि चर्चाएं को यह हम केंद्रित करेंगे, तो निश्चित रूप से खुली चर्चाएं होंगी। नए नए यानी प्रॉब्लम्स तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कैसे करना है, सोल्यूशंस के क्या क्या अलग अलग मायने हो सकते हैं, और उसके लिए आने वाली कठिनाइयां क्या हो सकती है, उसमें हम कैसा ओवरकम कर सकते हैं, इस संदर्भ को लेकर अगर बातें बढ़ती रहेंगी, चाहे फिर वो इतिहास की रहे, चाहे जैविक खेती की रहे, आरोग्य की रहे, जो भी रहे, तो निश्चित रूप से सदन का भी फायदा होगा, सदस्यों का भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा और विस्तारीकरण होगा। धन्यवाद। जी, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और महत्वपूर्ण बात आपने की है, और एक जो सूची की बात की है, ये भी प्रयास करेंगे कि ये सूची तैयार हो समय पर। और साथ में महत्वपूर्ण ये भी रहा कि जो पुराना रेफ़रेंस लेकर वर्तमान की नवीनता को हम उजागर करें और उसके साथ आगे बढ़ें। और आज का उदाहरण भी आदरणीय ठाकुर दास जी ने जो बात रखी है, वो भी आपकी बात पर लागू होता है, डॉक्टर दुबे सर की बात पे लागू होता है। केमांचल प्रदेश, जो कि बागवानी के लिए जाना-माना प्रदेश है, वो भी नए कदम-ताल के साथ, नवीनता के साथ आगे बढ़ रहा है, और पुराने संस्मरणों को, पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर के कि हमने बहुत अच्छा उत्पादन किया और हम अब अ, इस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, इस माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये नवीनता ज़रूरी है, नवीनता ही हमारी जीवंतता है। और आदरणीय रमेशन मेहरा सर, आपका स्वागत है। युवा सदन को नमन। आज की हमारी वो कक्षा बहुत बढ़िया रही, और बहन जी के साथ उनकी पूरी टीम जुड़ी, इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद। और आदरणीय ठाकुर दास जी ने जो नई बागवानी की चर्चा की, वो भी बहुत बढ़िया है, और एक्सटेंशन की। सर, जो अभी आदरणीय दुबे जी ने जो कहा कि हमने पिछले दिनों क्या क्या किया है और उपलब्धि क्या हुई है, इस पर भी चर्चा हो। मेरा एक ये चौथे वर्ष के उत्सव मनाने के संबंध में एक विचार है, और सुझाव या विचार माने कि सर, जैसे हम लोगों ने अलग अलग ग्रुपों के साथ काम किया है,
जैसे कि फार्म लैब वालों के साथ काम, उनके साथ भी हम जुड़ के काम करें और भी दूसरे लोगों के साथ जुड़ कर के काम करें। जैसे हम बीज वालों के साथ, चक्रवर्ती जी के साथ भी हमने चर्चा की। तो इन सब ग्रुप के लोगों से थोड़ा सा व्यक्तिगत भी बात करके, और उस दिन जो हमारा नियमित काम होता है सुबह का, वो तो रहे ही, पर एक शाम को यदि मीटिंग की, शाम को यदि इसको आयोजित किया जाए और इन सबको जोड़ा जाए, तो जो दूसरे किसान जो सुबह नहीं जुड़ पाते हैं, उन लोगों को भी यदि हम प्रयास करके शाम को जोड़ेंगे तो बढ़िया मतलब 1.5 से 2 घंटे का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी और सबको समय मिल जाएगा कि भाई सब अपनी बात कह सकेंगे। कि होता क्या है कि सुबह सुबह काम बहुत होते हैं लोगों के, तो वो उसमें लगे रहते हैं, और ये बात जो है जब भी हम चर्चा करते हैं उसमें आती है। तो यदि ये उसी दिन यदि शाम को हो जाए और सारे लोगों से हो, तो फिर अपना और लोगों को भी इसमें जुड़ सकते हैं। जी ओम। जी आदरणीय, ये आपका सुंदर सुझाव है और इस पर अमल करने की कोशिश की जाएगी कि शाम को भी लोग जुड़ें। और जिस तरह से योगाहार ने 4 वर्ष पूरे किए हैं, तो ये लगता है कि हमारे पास ग्रुप, हमारे पास संगठन, हमारे पास जनशक्ति बहुत बढ़ गई है। तो फिर एक दिन में, जैसे आपने कहा भी है कि सुबह के समय ही ये बात रखना बड़ा कठिन होगा एक ही दिन में। तो ऐसे लगता है कि अन्य दिनों में भी इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है, मुख्य-मुख्य बिंदुओं को। जैसे डॉक्टर दुबे सर ने कहा है कि वो जो सूची है, अगर उस सूची को ही अगर हम 500 अ, सब्जेक्ट्स को भी पढ़ें, तो वो भी बहुत टाइम लेगी, बहुत समय लेगा। तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम योगाहार के उत्सव के अगले 5 दिन तक भी कुछ-कुछ झलकियाँ पेश करें, तो ये भी अच्छा ही रहेगा। ऐसा निवेदन भी सदन से है। और इसी क्रम में आपकी हैंड रेज़ तक मैं पहुँचना चाहूँगा। और अ, इस क्रम में जबकि हम अ, हैंड-रेज़ नहीं देख पा रहे हैं, तो आदरणीय भुवनेश्वर राय सर अ, तक मेरी आवाज़ पहुँचे, तो जी। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। इस योगाहार मंच के सभी सदस्यों को बहुत बहुत अभिनंदन। और आज आप लोग यह कार्यक्रम शुरू से आज करीब 4 साल होने जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं आज के मुख्य वक्ता हिमाचल प्रदेश के हमारे कर्मठ किसान जो सीओ के ऊपर हम लोग को मार्गदर्शन दिए और समय समय पर देते रहते हैं, ठाकुर दास जी, उनको बहुत आज के मुख्य जो योग हमारी बहन जी ने कराई, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में जो हम लोग का ये 4 साल का प्रयास रहा, आप सब लोगों ने बहुत ही निष्ठा के साथ इस योगाहार कार्यक्रम को चलाया। और जो एक शब्द में सुना आदरणीय पवन सर ने जो बोला कि वास्तव में जिन लोगों ने ये 4 साल का समय में तन और मन से इसमें शामिल हुए, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं था, ये बस सुबह का समय था। और जो लोग एक रूटीन बनाए कि इसमें हमको सुन लेना है, काम तो सबके पास रहता है, निश्चित रूप से रहता है, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा था कि केवल सुनने का कार्यक्रम था। और निश्चित मानिए कि मेरा खुद का अनुभव है और मैं बहुत लोगों से इस तरह से बात करता हूं, तो वास्तव में जिन लोगों ने सुना इस बात को, 4 साल का समय दिया और मन से अगर इसमें लगे रहे, केवल बनावटी नहीं रहा, तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र में, अपने व्यक्तित्व में, हर क्षेत्र में विकास किए। आप याद करिए कि जो लोग शुरू में इसमें जुड़ते थे और जिन लोगों की बात करने का एक कार्यक्रम था, आज वो एकदम निपुण हो चुके हैं। 4 साल का समय बहुत होता है और वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में, बड़े बड़े आयोजनों में शामिल हो रहे हैं।
और हर क्षेत्र में, क्योंकि ये ब्रॉड एक तरह से मंच था जिसमें जैविक खेती, प्राकृतिक खेती से लेकर के, और बाद में तो हम लोग इसमें केमिकल खेती में भी जुड़ गए, नर्मदापुरम के मैटर को लेकर के, और हर तरह से जुड़ते गए, हर बीज के क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र से लेकर के, और जितने भी क्षेत्र हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों में एक अलग सबका व्यक्तित्व का विकास हुआ। जो लोग जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट लिए उस क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा विकास हुआ, जिसमें नहीं इंटरेस्ट लिए उसमें कम विकास हुआ। कुल मिलाकर के इस तरह से कार्यक्रम चलते रहे और निश्चित रूप से इसका लाभ में मिला। देखिए, मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला, कुछ बिहार में काम किया, कुछ झारखंड में काम किया, और इसी के माध्यम से हम लोग नर्मदापुरम के लिए प्रस्थान किए, और आज हम और रवि आदित्य जी दोनों लोग कई महीनों से नर्मदापुरम में ही डेरा डाले हुए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हैं। निश्चित रूप से कौन कहाँ कब चला जाएगा, किस क्षेत्र में, अब ये इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है कि कहीं भी आप जाइए, निश्चित रूप से 2-4 लोग आपको परिचित मिल जाएंगे, और ऐसे परिचित मिल जाएंगे जो आपको आपके अपने काम में आपका सहयोग कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और जहां तक और सब काम है वो निश्चित रूप से चल रहा है, और सरकार का भी प्रयास है जैविक प्राकृतिक खेती के लिए। और जब प्रयास होते हैं, जब बातें होती हैं, निश्चित रूप से दिक्कत तो है। हम लोग किसानों से बात करते हैं, दिक्कत है, ये है, वो है, निश्चित रूप से ये है। लेकिन जिन लोगों ने तत्काल रिजल्ट नहीं खोजा कि नहीं हमको आज ही रिजल्ट चाहिए, और सही बात यही है कि प्राकृतिक जैविक खेती में तत्काल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी खेती पहले से, जी जी धन्यवाद। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और मेरे बगल में रवि जी बैठे हैं, बस 1 मिनट के लिए उनको दूंगा कि वो भी अपनी बात को। जी ओम, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि 4 वर्ष बहुत ही अच्छी रही और बहुत सुगमता के साथ आदरणीय पवन सर के मार्गदर्शन में चला, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप सभी को। जी धन्यवाद आप दोनों महान भावों को। और जब शुरुआती दौर में हमने आदरणीय रवि आदित्य जी की मुँह जुबानी जो किसानों की कहानियां सुनी, वो बहुत ही प्रेरणादायक रही, और उसकी ऊर्जा अभी भी बरकरार है। तो इसी क्रम में जब हम किसानों की बात कर रहे हैं, हिमांचल की बात कर रहे हैं, आदरणीय ठाकुर दास की बात कर रहे हैं, और योगाहार के 4 वर्ष पूर्ण होने की बात कर रहे हैं, तो हम पहुंचते हैं पुनः हिमाचल ही, और वहां से आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा सर तक हमारी आवाज पहुंचे। जी डॉक्टर डी शर्मा सर तक संभवतः आवाज नहीं पहुंच रही होगी अभी कुछ। जी जी सर, हाँ बोलिएगा सर आप। जी सैमुअल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर जी। हाँ, वो मेरे कुछ थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम है यहाँ आजकल चल रही है। हाँ, वो आप सभी को मेरा नमस्कार, और सभी को इस आज की अक्षय जो तृतीया है क्या है, उसमें जो शुभ दिन है, उसमें जो आपकी नींव है 4 साल जी शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुझे आपकी आवाज़ अभी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन आपने अक्षय तृतीया की भी शुभकामनाएँ दी हैं। और इसी क्रम में योगाहार टीम से हैंड रेज़ है। मैं स्वागत करता हूँ पुनः आपका। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को संजोए रखने में अपना योगदान दिया है, और लगातार इस कार्य हमारे इस प्रदेश के उस जिले से हैं जो कुल्लू, इसकी सुंदरता का जो महक जो
विश्व तक पहुंचती है। पूरे विश्व के सैलानियों के लिए यह एक अद्भुत स्थान है। और ठाकुर अनुभवी किसान है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करता हूँ और इनकी शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो ये जर्नी है इस प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, जो इन्होंने आज इस कार्यक्रम में बताई, और ये जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत बड़ा चैलेंजेबल है, खास करके सेब उत्पादन में। सेब उत्पादन में अगर प्राकृतिक खेती से ही इसका उत्पादन संभव हो जाए, भविष्य में कई लोग कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक प्राकृतिक खेती की जो एक नींव हमारे पूर्व में रहे राज्यपाल और अभी वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल गुजरात के हैं, उन्होंने जो वो एक नींव छोड़ के गए हैं, उन्होंने जो प्रयास किए, उसके अनुरूप जो हिमाचल प्रदेश में एक माहौल बन रहा है, लोगों में सोच आ रही है, लोग कितने इसमें सम्मिलित हुए हैं, कितनी सच्चाई के साथ वो काम कर रहे हैं और कितनी तत्परता के साथ इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम इसके बारे में चल रहे हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में, और जितने भी प्रशिक्षण यहाँ बाहर के किसानों को, हिमाचल के किसानों को, और जो भी यहाँ इसमें योगदान रहा है, उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और भविष्य में कामना करते हैं कि ये जो जागरूकता लोगों में आ रही है, सोच आ रही है कि हमें जहर नहीं खाना है। पहले कहते थे कि एक सेब खाओ तो डॉक्टर से दूर रहो, लेकिन आज की वर्तमान समय में ये परिप्रेक्ष्य बना है कि सेब खाना भी एक जोखिम भरा है, क्योंकि इसमें जो जितने भी हमारे केमिकल है उसकी स्प्रे हमें करनी होती है, करते हैं, और किसानों को जो है इसके बारे में अभी तक पूरा अनुभव नहीं है कि किस तरह से हम जैविक खेती की तरफ बढ़े। पवन जी ने जो आज बात कही कि नेपाल के लोग भी यहाँ आए थे और वो वहाँ भी एक प्राकृतिक खेती के ऊपर जो काम हो रहा है नेपाल में, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा उत्तराखंड बाई डिफॉल्ट जैविक है, उसी तरह का भी वहाँ भी जैविक ही ज़्यादा जो खेती बाड़ी है, मेरे ख्याल से 70 से 80% तक अभी है। लेकिन जो जहाँ एडवांसमेंट हुई है, जैसे ये नगर पालिका की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये काठमांडू की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे अभी मैं पिछले 2 जनवरी में हम गए थे, तो वहाँ अभी जो पॉली हाउस की खेती हो रही है वो शायद अभी केमिकल वहाँ भी यूज़ हो रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा आज इस विषय में कि आप सभी जो योगाहार से जुड़े हैं, तो इसमें संख्या भी कम रहती है, वर्तमान में हम भी नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन जो जितने लोगों ने इसमें एज ए चीफ गेस्ट भाग लिया या वो रेगुलरली इसमें काम करते हैं, इसमें जुड़े रहते हैं, योग शिक्षक भी इसमें बहुत सारे आज तक 4 सालों में आए हैं, तो उन सभी को अगर एक मैसेज दिया जाए, उनकी एक एनालिस्ट किया जाए कि कितने लोगों ने इसमें अपना स्पीच दी, किसने योगा कराया, उन लोगों को हमें इस 2 तारीख को याद करना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक सूची क्या हो सकती है, संभव है कि नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दिनेश सेमवाल के, अनिलाल यादव जी के, रंजना बहन के, सभी लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। आप सभी को एक बार फिर से साधुवाद प्रणाम, नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी आदरणीय, धन्यवाद। आपने एक कंप्लीटली एक स्केचिंग की है योगाहार की, और साथ में हिमाचल प्रदेश में हो रहे कार्यों की। तो और जो साथ में ये बात भी कि आज जो बीज आचार्य देवव्रत जी ने प्राकृतिक खेती के बोए हैं, वो अब वृक्ष के रूप में बड़े होने जा रहे हैं, वो नन्हे-नन्हे पौधे। तो ये बात भी सामने आई है। मैं आदरणीय योगाहार टीम का आइकॉन, उनका हैंड रेज़ है। जी आदरणीय रंजना बहन जी, आपका स्वागत है बहुत-बहुत।
जी आदरणीय दिनेश भैया धन्यवाद। और आज की हमारी योगा की कक्षा आदरणीय बहन जूली जी ने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से और ऊर्जा से उन्होंने आज योग सत्र लिया। और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय ठाकुर दास जी को तो हम याद ही करते हैं मंच पर, उनकी आवाज सुनने के लिए सभी जोश में रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही है कि जो भी योगा हर मंच पर जब से